एक दूर दराज गांव में कुछ फकीर रहते थे। इनमें से एक अंधा, एक बहरा और एक गंजा था। ये तीनों एक ही झोपड़ी में रहते थे और अपनी जिंदगी के दुखों को हंसी मजाक में बदल कर टाइम पास किया करते थे। इनकी जिंदगी सिर्फ मजहबी कहानी नहीं थी, बल्कि इनके अंदर इंसानी फितरत थी। लेकिन इनकी बसीरत बहुत गहरी थी। ये दूसरों को लहजे और बातों से दिल के राज जान सकते थे। बहरे फकीर का नाम रहमत था। ये सुन नहीं सकता था, लेकिन चेहरे के तासरात और इशारों से लोगों के जज्बात को पढ़ सकता था। गंजे फकीर का नाम शुएब था। ये अपने गंजे सर को अपनी शख्सियत की निशानी समझता था। ये तीनों अपनी कमजोरियों को छुपाते थे, इन्हें इक़्तिदार में बदलने की कोशिश की, और यही इनकी कहानी का असल रंग था। एक दिन गांव में संगीन बुरहान पैदा हुआ। खेतों में पानी की शदीद किल्लत थी, जिसकी वजह से जमीन बंजर हो रही थी। फसलें सूख रही थीं और मवेशी प्यास से मर रहे थे। करीबी नदी का पानी अचानक बंद हो गया था और किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ है। गांव में खौफ और बेबसी का माहौल था। गांव वाले जमा हुए तो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया। किसी का कहना था कि यह किसी के नापाक अज़ैम का नतीजा है, जबकि किसी ने दावा किया कि किसी ने दरिया का पानी अपने खेतों के लिए मोड़ दिया है। बहस इतनी बढ़ी कि बात आखिर तक पहुंच गई। बुजुर्गों ने मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन नौजवानों के पुरजोश रवैये ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया। इस माहौल को देखकर तीनों फकीरों यकूब, रहमत और शुएब को शदीद दुख हुआ। ये तीनों गांव के मज़ाफात में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। ये गांव वालों के दुख दर्द को करीब से महसूस करते थे। यकूब, जो हर वक्त शदीद गमगीन रहता था और ये फलसफियाना अंदाज में बात करता था, इसने कहा कि ये सिर्फ पानी की कमी का मसला नहीं है, बल्कि हमारा आपस पर एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। लोग एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रहे। ये बेवफाई हमें मजीद तबाही की तरफ ले जाएगी। रहमत, जो इशारों से अपनी बात समझाता था, आहिस्ता आहिस्ता अपने ख्यालात का इजहार किया। हमें गांव वालों को दिखाना है कि मसले का हल उसी वक्त निकल सकता है जब हम अपनी कमजोरियों को कबूल करें और मिलकर काम करें। शुएब, जो कि हमेशा प्रैक्टिकल और खुश मिजाज था, इसने अपने गंजे सर पर हाथ मारते हुए कहा, चलो इस मसले का हल तलाश करते हैं। हो सकता है कि हमारा तजर्बा गांव वालों के लिए सबक बन जाए, लेकिन ये मत भूलें कि अगर हमें पानी का बहाव बहाल करना है तो हमें गांव वालों का भी ख्याल रखना होगा। फिर तीनों ने गांव वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन लोग नाराज थे। एक शख्स ने चीख कर कहा, भिखारियों, हमें क्या सिखा रहे हो? आपके पास खुद खाने को कुछ नहीं है और आप हमें मशवरे दे रहे हैं। शुएब ने गुस्से से कहा, कम अज कम हमें आप लोगों की तरह एक दूसरे को सिखाना चाहिए। दूसरों की तौहीन करने में वक्त ज़ाया नहीं होता। ये सुनते ही एक और नौजवान आगे आया और शुएब को धक्का दे दिया, जिससे झगड़ा और बढ़ गया। रहमत ने दरमियान में आकर मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार न था। रहमत ने इशारों में कहा कि तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे तो मसला कभी हल नहीं होगा। हमें सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, वरना ये झगड़ा हमें ख़त्म कर देगा। इसकी बात ने गांव वालों को थोड़ा सा खामोश कर दिया। याकूब ने मौके से फायदा उठाया और कहा कि हम तीनों दरिया की असल वजह मालूम करने जाएंगे। आपको भी अपने हिस्से का काम करना होगा। आखिरकार याकूब, रहमत और शुएब इस नियत से निकले कि ये न सिर्फ पानी का मसला हल करेंगे, बल्कि गांव वालों के दिलों में इत्तेहाद की चिंगारी भी रोशन करेंगे। लेकिन ये जानते थे कि रास्ता कठिन होगा और आजमाइशें इनकी मुंतजिर थीं। तीनों फकीरों ने अपने गधे पर बैठकर सफर शुरू किया। इनके कदमों में एक नए मिशन का जज्बा था, लेकिन रास्ते की आजमाइशों का किसी को अंदाजा नहीं था। पहले ही दिन इन्हें एक घने जंगल को पार करना पड़ा। यकूब, जो अपनी बसीरत की वजह से हमेशा अंधेरे में रास्ता तलाश करने का माहिर था, पुरएतमाद था, लेकिन शुएब और रहमत के लिए यह जंगल किसी डूबे ख्वाब से कम नहीं था। रात के अंधेरे में जब हर तरफ अजीबो गरीब आवाजें गूंज रही थीं, तो शुएब ने बेचैनी का इजहार करते हुए कहा, याकूब, ये जंगल है या जिन्नों का डेरा? याकूब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये जंगल की खूबसूरती है। शुएब ने फौरन जवाब दिया, मुझे लगता है कोई जिन हमारे इस्तकबाल के लिए आएगा। रहमत, जो इशारों से बात करता था, याकूब के कंधे पर हाथ रख कर आगे बढ़ने लगा।
यकूब ने मुस्कुराते हुए कहा, रहमत तुम मेरे कंधे पर हाथ रखो और शुएब तुम मेरे पीछे चलो, मुझ पर भरोसा करो, हमें इस जंगल को पार करना है। शुएब ने मज़ाहिया अंदाज में कहा, दोस्त मुझ पर भरोसा करो, अगर तुमने मुझे खाई में गिरा दिया तो मैं क्या करूँगा। यकूब ने जवाब दिया, फिर तुम्हारा गंजा सर हमें बचाएगा। ये सुनकर रहमत जोर जोर से हंसने लगा और इसके कह कहूँ की आवाज से जंगल की फिजा में एक अजीबो गरीब गूंज पैदा हो गई, जिसकी वजह से शुएब मजीद खौफजदा हो गया। रास्ते में इनकी मुलाकात एक बूढ़े से हुई जो एक दरख्त के नीचे बैठा अपनी मौत के गम में मगन था। इसका चेहरा थका हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब कहानी छुपी थी। बूढ़े ने तीनों को रोक कर पूछा, क्या तुम भी दरिया देखने जा रहे हो। यकूब ने जवाब दिया, हाँ हम वहां से गुजरने वाले हैं। बूढ़े ने सिसकते हुए कहा, यह दरिया कभी जिंदगी की अलामत था, लेकिन मेरी गफलत ने इसे तबाह कर दिया। बरसों पहले मैंने गांव के दरिया को साफ रखने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अपनी जाती ख्वाहिश के तहत मैंने दरख्तों को काट दिया और जमीन की मजबूती को नजरअंदाज किया। इसके नतीजे में जमीन खिसक गई और ये चट्टान आई और चली गई। ये चट्टान आज लहर को रोकने आई है। ये मेरी माजी की गलतियों की अलामत है। शुएब ने अपनी शरारती तबीयत पर काबू रखते हुए कहा, बूढ़े बाबा आपकी गलती माजी की बात है, लेकिन अब इस चट्टान को हटाने के लिए हमें अपनी जहानत और ताकत दोनों को बरोए कार लाना पड़ेगा, लेकिन पहले हमें अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ेगा। बूढ़े की बात ने तीनों फकीरों को गहरी सोच में डाल दिया। शुएब की हंसी के बावजूद जंगल की खामोशी और बूढ़े आदमी की कहानी ने इनके सफर में एक नए चैलेंज का इजाफा कर दिया। यकूब के लिए ये एक इम्तिहान था कि आया वो अंधेरे में दूसरों की रहनुमाई कर सकता है। खामोशी के बावजूद रहमत को सब्र का रास्ता तलाश करना पड़ा और शुएब को अपनी बेपरवाही को संजीदगी में बदलना पड़ा। जंगल का इम्तिहान, बूढ़े आदमी की कहानी और चट्टान के पीछे छुपी तारीख ने इनके सफर को न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जज्बाती और रूहानी तौर पर भी मुश्किल बना दिया। लेकिन इसके साथ साथ शुएब के हल्के फुल्के बयानात और यकूब और रहमत की हिकमत ने इनके सफर को दिलचस्प और यादगार बना दिया। चट्टान पर पहुंचने से पहले तीनों फकीरों के दरमियान गुफ्तगू हुई। तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। रास्ता कठिन था और हर कदम इनके अंदरूनी जज्बात को मजीद भड़का रहा था। यकूब जो कि क़यादत का दावेदार था, बेसब्री से बोला कि हमें जल्दी करनी चाहिए, वरना गांव के लोग मजीद परेशानी में पड़ जाएंगे। मुझे याद है जब मैं बचपन में अपनी माँ के साथ इस नदी पर आया करता था तो ये पानी जिंदगी की अलामत था। हर मैदान हरा भरा था, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। अब इस दरिया को खुश्क और बेजान देखकर मेरा दिल टूट जाता है। हमें कुछ करना है। रहमत जो कि कुदरती तौर पर सब्र करने वाला था, इशारों की नायों में कहता था कि जल्दी करने से हमसे गलती हो सकती है। मैंने एक बार ऐसा ही किया था जब मेरे वालिद की तबीयत खराब थी। मैंने फौरी फैसला किया और बगैर सोचे समझे इस इलाज के लिए दूर एक डॉक्टर के पास ले गया। उस दौरान कीमती वक्त ज़ाय हुआ और इसकी हालत मजीद बिगड़ गई। उस दिन के बाद मैंने सीखा कि जल्दबाजी हमेशा कामयाबी की जमानत नहीं होती। शुएब जो कि एक प्रैक्टिकल आदमी था और हमेशा एक्शन को तरजीह देता था, ये बोला हमें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने के लिए वक्त निकालना होगा, वरना हम अपना रास्ता खो देंगे। ये सुनकर यकूब का सब्र टूट गया। इसने गुस्से से कहा, रहमत तुम ना कुछ सुन सकते हो ना बोल सकते हो, फिर तुम कौन होते हो नसीहत करने वाले। रहमत ने मुस्कुराहट और नर्म इशारों से जवाब दिया, यकूब तुम देख नहीं सकते फिर भी रहबर बनने की कोशिश करते हो। ये दुनिया इस तरह नहीं चलती जिस तरह आप चाहते हैं। शुएब ने दोनों के दरमियान बढ़ती कशीदगी को महसूस किया और धीमी आवाज में बोला, इसे रोको। अगर हम एक दूसरे पर शक करते रहे तो चट्टान को तोड़ना भूल जाएंगे। हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाएंगे। ये उस शख्स की कमजोरियों और खामियों को उजागर कर रहा था। याकूब ने महसूस किया कि ये दूसरों के साथ नाइंसाफी कर रहा है
اور اپنی حدود کو قبول کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے۔ رحمت نے محسوس کیا کہ اگر فیصلے لینے میں ہچکچاہٹ کا شکار بننا پڑتا ہے اور یہ ہمیشہ دوسروں کی منظوری کا انتظار کرتا ہے۔ مضبوط نظر آنے والے شعیب نے اپنی ضد اور انا کا سامنا کیا اور محسوس کیا کہ یہ اکثر دوسروں کی رائے کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ان کے درمیان یہ امتحان نہ صرف ایک سفر کشمکش بلکہ ایک سبق بھی تھا۔ یہ سمجھ گئے کہ اگر یہ ساتھ چلیں تو ان کی کمزوریاں ان کی اصل طاقت بن سکتی ہیں۔ یہ احساس ان کے اتحاد کی پہلی کامیابی تھی جو چٹان سے پہلے ان کے اندرونی راستے صاف کر رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے درمیان اتحاد ہی ان کی کامیابی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی کمزوریوں کو سمجھنے اور قبول کرنے اور اپنی طاقتیں ایک دوسرے کے لیے وقف کرنے کا عہد کیا۔ یعقوب جو اپنی علم و حکمت کے لیے مشہور تھے کہنے لگا، رحمت تم ہمارے ہاتھ کان بن جاؤ گے کیونکہ تمہاری آنکھیں وہ دیکھ سکتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ خود کو مبصر سمجھنے والے رحمت نے اس بات میں سر ہلایا۔ شعیب جو کہ ایک مضبوط اور ہنرمند کاریگر تھا مسکراتے ہوئے بولا، اور میں اپنے اوزاروں اور محنت سے تم دونوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دوں گا۔ یہ طے ہونے کے بعد تینوں چٹان کے قریب پہنچ گئے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد یعقوب نے چٹان کا سروے کیا اور معلوم کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے جو پانی کے دباؤ کے سامنے کمزور ہو سکتی ہے۔ اس نے رحمت کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ رحمت نے پانی کے بہاؤ کا مشاہدہ کیا اور یعقوب کو بتایا کہ دباؤ کہاں زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رحمت نے اپنے اوزار نکالے اور اپنے ہنر سے کھدائی شروع کر دی۔ چٹان پر ہر ضرب کے ساتھ پانی کا دباؤ بڑھتا گیا۔ آخر کار ان کی محنت رنگ لائی۔ چٹان میں شگاف پڑ گیا اور پانی تیز ندیوں کے ساتھ بہنے لگا اور راستہ بن گیا۔ یہ تینوں اپنی کامیابی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ خوشی کی حالت میں انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپنی جیت کا جشن منایا۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں اطمینان تھا کیونکہ انہوں نے نہ صرف ایک مسئلہ حل کیا تھا بلکہ اتحاد اور جدوجہد کی طاقت کو بھی ثابت کر دیا تھا۔ جب تینوں فقیر گاؤں واپس آئے تو لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ دریا کے پانی کی واپسی کی خبر سن کر گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن یہ خوشی صرف پانی کی واپسی کی نہیں تھی بلکہ ایک سبق آموز تھی۔ یعقوب نے کہا، ہم نے سیکھا ہے کہ کمی کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ رحمت نے اشاروں کنایوں سے کہا کہ اتحاد اور ہمدردی ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ شعیب نے مسکراتے ہوئے کہا، عقل کا استعمال ہمیشہ کامیابی کی کنجی ہے۔ گاؤں والوں نے ان تینوں کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی کہانی نسل در نسل بیان کی گئی تاکہ لوگ جان سکیں کہ مشکلات کے وقت اتحاد اور حکمت کی طاقت کو قبول کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔